नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आज पेपर बहुत अच्छा हुआ, कुछ चाह रहे थे कि सर पेपर का सॉल्यूशन। तो हम बात करते हैं आज का जो आपका साइंस का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या सही आंसर है। जल्दी से एक एक आंसर को पूरे हम पेपर को देखते हैं, पेपर का सॉल्यूशन पूरा एक एक सॉल्यूशन, यानी किस तरह से अपने को पेपर को सही आंसर क्या है और किस तरह से करना था। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक क्वेश्चन के आंसर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो पेपर था आपका साइंस का, उसके अंदर सबसे पहला जो था मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन था मानव हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मानव हृदय तंत्र एक तंत्र का भाग है जिसको संबंधित है किससे? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेशन सिस्टम से संबंधित था। दूसरा तंत्र था कौन सा यंत्र द्वारा रक्तचाप मापा जाता है? रक्तचाप को किसके द्वारा नापा जाता है? स्पाइग्नोमेनोमीटर द्वारा। तो दूसरे का आंसर था ए। तीसरा प्रश्न था हमारा, अब टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। ये तो बहुत सिंपल था, सबने किया होगा। थायरोक्सिन हार्मोन किसके लिए? आयोडीन से थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। अगला था सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? हमारा पश्च मस्तिष्क का भाग होता है मेडुला ऑब्लोगेटा। जो मेडुला, इसका सही आंसर था ए। नेक्स्ट था निम्न में से कौन सा पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है? क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। देखिएगा पर्सन आपको मैंने कहा था एकदम अच्छे से आप पढ़ेंगे, जल्दबाजी में उसको नहीं करना है। तो कौन से में नहीं होता? तो इस बेकिंग सोडे के सूत्र में क्या होता है? NaHCO3। तो इसमें H2O नहीं आ रहा, तो ये क्या होता है? इसमें क्रिस्टलन जल नहीं है। तो ये सही ऑप्शन था। बाकी सब में H2 आता है। इसमें आता है 10 H2O, इसमें आता है 2 H2O, इसमें आता है आधा H2O। तो इन सब में H2 आता है क्रिस्टलन के रूप में, बाकियों में नहीं आता। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा था क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, दिए गए चित्रानुसार उपयुक्त अभिक्रिया में कौन सी गैस बनती है? तो आपको ये चित्र दे रखा था, यहां पर आपको दे रखा है क्या क्या मिला। देखो तनु H2SO4 है और जिंक है। हमने चित्र पढ़ा था हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करते हैं। तो इसमें आपने क्या किया, अम्ल के अंदर जिंक डाला है, जस्ता डाला है। तो धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। जो हमने सूत्र में भी पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी पढ़ रखा था। काफी बहुत सारे क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट में से भी आए हैं, तो अगर आप वो भी पढ़ के गए हो तो काफी अच्छे अंक आप उसमें से ला सकते हो, अगर आपने पहले कुछ नहीं पढ़ रखा था तब। तो इसमें कौन सा था? H2, यानी इससे आंसर था। अगला हमारा था एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटते हमारे सोडियम, पोटेशियम और क्या आते हैं? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीन ऐसी धातु होती है जिनको काटा जा सकता है। अब ऑप्शन के हिसाब से तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। कौन सा? निम्न में से तत्व को पहचानिए। कौन सा तत्व था? के यानी पोटेशियम। क्या होता है? लिथियम, पोटेशियम और सोडियम तीनों चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन था, वो था हमारा पोटेशियम। अगला है परावर्तन के नियम लागू होते हैं किस पर? तो दर्पण पर तो लागू होते ही होते हैं, चाहे कोई से भी प्रकार का दर्पण हो, दोनों पर ही क्या होंगे? लागू होंगे। तो समतल दर्पण पर भी होता है, उत्तल दर्पण पर भी होता है, अवतल पर होता है। तो सूत्र क्या आंसर था? ऑल ऑफ दीज, यानी ये उपरोक्त सभी के लिए, इन तीनों ऑप्शन के लिए था। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है 10वां, आपको दिया है पानी का अपवर्तनांक 1.33। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत लगा रखा है। यहाँ पे पानी में अपवर्तनांक दे रखा है 1.33। पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी? ठीक है, तो आपको ये दिया हुआ है, साथ में ये आपको दिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको वाटर का 1.33। तो आपको ये बताना है पानी में इस प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखो हमारे प्रकाश की चाल क्या होती है? 1.33। इसका मतलब हमें क्या करना है, जो 3 × 10 की पावर 8 होती है, 3 × 10 की पावर 8, इसके अंदर हमें क्या करना है? 1.33 का भाग देना है। तो 1.33 का भाग देंगे, यानी 3 में 1.33 का भाग दे दो, बाकी 10 की घात 8 तो उत्तर आ ही रहा है सब में। तो 3 में 1.33 का भाग देंगे तो लगभग अपने पास 2.26 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 2.6। ये उत्तर नहीं है, इसका ध्यान रखना। उत्तर कौन सा है? ये वाला सही उत्तर है। ये क्या है? इसका राइट आंसर है ये वाला, ध्यान रखना। ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना। ये गलती से लगा रखा 1.33 वाला नहीं है। आंसर क्या होगा? 2.26 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। कितना होगा? 2.26। भाग करके देख लीजिएगा, लगभग ये ही आएगा। एग्जैक्ट भाग करके देख लीजिएगा, लगभग मेरे हिसाब से यही आना चाहिए, 2.26 इसके करीब। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसके अंदर ध्यान रखना ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन स होगा इसका सही आंसर। इसके बाद में है विद्युत
आवेश का मात्रक क्या होता है हमें पता है कूलम। दिए गए परिपथ ए बी में ए और बी का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इस ए और बी का तुल्य प्रतिरोध, देखो ए और बी पर तुल्य प्रतिरोध निकाला, तो इस चित्र को मैं थोड़ा सा ऐसा बना दूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 4 ओम का प्रतिरोध है और ऊपर हमें क्या है, 2 प्रतिरोध इस तरह से दे रखे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये 2 और 2 ये कितना हो जाएगा, ये तो श्रेणी क्रम हो गया दोनों, तो ये हो गया 4, ये मिलाकर कितना हो गया 4, और इसके दूसरे समांतर में ये भी कितना हो गया 4, तो 2 समांतर क्रम में 4 ओम के प्रतिरोध है, तो 1/4 लघुत्तम कितना आ जाएगा 4, 2 1/2, उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन हमारा आ जाएगा 2 ओम। यानी ऊपर दोनों मिला लो तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा टोटल 4 ओम और ये भी 4 ओम, 4 ओम के 2 समांतर क्रम में लगे हुए, पार्श्व क्रम में 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, उनका आप तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 ओम। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है, नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति। बहुत ही सिंपल था, विद्युत जनरेटर होता है जो विद्युत धारा बनाता है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को क्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा, पुनर्भरण द्वारा, पुनर्भरण द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ऑब्जेक्टिव जो फिल इन ब्लैंक्स के ये चैप्टर के बिल्कुल अंदर से दिए थे, काफी मतलब ऐसे कह सकते हैं बिल्कुल आसान लेवल का पेपर नहीं था, पेपर थोड़ा सा लेवल का था क्योंकि सारे क्वेश्चन के अंदर चैप्टर के अंदर से लाइनें उठाकर यहां पर आपको ये दे रखा था। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र कौन से आवेग प्रयुक्त करता है, तो विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स को प्रयुक्त करता है। नेक्स्ट है परितंत्र में एक पोषी से दूसरे पोषी में ऊर्जा का क्या हो जाता है, ह्रास या कमी होती है। एक स्तर से, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तो उससे क्या हो जाती है, ऊर्जा ह्रास हो जाती है। इसके बाद में ये प्रश्न हमने देख रखा था कि टिहरी बांध कौन सी नदी पर है, गंगा नदी पर। टिहरी बांध कौन सी नदी पर है, गंगा नदी पर है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न था, प्रतिबिंब दूरी v और बिंब दूरी u के अनुपात को क्या कहते हैं, हम देखते हैं m बराबर क्या होता है, हमने एक सूत्र पढ़ रखा था आवर्धन का, m बराबर एक तो होता है h'/h और एक होता है v/u भी कहते हैं। तो v और u के अनुपात को हम m भी कहते हैं, m का मतलब होता है आवर्धन, क्या होता है आवर्धन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आवर्धन। और लास्ट था विद्युत बल्बों के तंतु के निर्माण में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन धातु का। टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है किसके, विद्युत तंतु, बल्ब के तंतु में। जो हमने लाइट येलो वाला जो बल्ब आता है उसके अंदर जो तंतु लगा होता है वो टंगस्टन धातु का होता है। तो ये थे इनके फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो एक एक नंबर के शॉर्ट टाइप में आपको आंसर देने थे। बहुत ही सिंपल से प्रश्न थे, इसके अंदर आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। पहला था तंत्रिका तंत्र किसके संगठित जाल का बना होता है, तो न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं, न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं। नेक्स्ट था कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है, वृद्धि के लिए कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि। वृद्धि के लिए कौन सी आवश्यक होती है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है सीएफसी का पूरा नाम लिखिए। सीएफसी का नाम पूरा मैंने आपको कई बार दे रखा था, जैसे पूछा था तो इसके अंदर आपको कहा था सीएफसी का पूरा नाम भी आप याद करना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद में नेक्स्ट था मानव के कौन से अंग में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है, तो आंत्र में पाया जाता है। कौन से में, आंत्र में पाया जाता है। पुनः चक्रण क्या होता है, पुनः चक्रण मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं जैसे प्लास्टिक, कांच, पॉलिथीन, इनका क्या किया जा सकता है, पुनः चक्रित करके पूरा प्रयोग में लाना, दोबारा से प्रयोग में लाना, पुनः चक्रित करके उसको वापस से प्रयोग में लाना क्या कहलाता है, पुनर्चक्रण कहलाता है। एक नंबर के हिसाब से आपको इसका आंसर देना था। अगला प्रश्न था संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। संतरे में और नींबू में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न था हमारा अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत संचालन का नामांकित चित्र बनाइए। अम्ल का कैसे हम ये बता सकते हैं कि अम्ल विद्युत का संचालन करता है, तो हमें क्या करना था, एक और के अंदर आप सीधा पानी में यहां पर इस तरह से चित्र बना सकते थे। जरूरी नहीं है ये आप बनाओ, आप अपने हिसाब से भी बना सकते थे कि हमने यहाँ पर एक टब बना दिया, एक रोड यहाँ पर लगा दिए, क्या लगा दी, इसको क्या कर दिया, हमने विद्युत धारा से जोड़ दिया, और यहाँ हमने क्या लगा रखा है, एक बल्ब लगा रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, अम्ल कोई भी डाल दिया। अगर इसको जैसे ही ऑन करते हैं स्विच को, अगर ये बल्ब ऑन हो रहा है तो इस तरह से आपको बनाना था। कोई भी अम्ल आप बता सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, तनुकरित या कोई सा भी अम्ल हो सकता है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते थे। सिंपल सा चित्र था, सिर्फ आपको चित्र बनाकर उसका नामकरण करना था। अगला था स्वाद के आधार पर अम्ल तथा क्षार में अंतर। हमें पता है स्वाद में अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था।
दंत क्षय का कारण क्या होता है? दंत क्षय का कारण हमारा होता है हमारे मुख का पीएच 5.5 से कम हो जाना। जो हमारे ग्लूकोज बैक्टीरिया वगैरह क्या करते हैं, क्रिया करके हमारे मुख के पीएच का मान कम कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, दंत क्षय हो जाता है। अगला प्रश्न था विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का क्या कार्य है? धारा नियंत्रक का कार्य तो प्रतिरोध को परिवर्तित कर विद्युत धारा को नियंत्रित करना। ये प्रतिरोध को परिवर्तित, ये धारा नियंत्रक क्या करता है, प्रतिरोध को परिवर्तित कम ज्यादा कर सकता है, जिससे धारा क्या हो जाती है, हमारी नियंत्रित कर सकते हैं। ये इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट था प्रत्यावर्ती धारा तथा दिश धारा में अंतर। एक नंबर के हिसाब से देना था एक अंतर। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, इसकी दिशा निश्चित समय अंतराल के बाद परिवर्तित होती है, और इसकी दिशा निश्चित समय अंतराल के बाद परिवर्तित नहीं होती है, इसकी दिशा एक ही बनी रहती है। सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट था हमारा किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। हमारी परिनालिका जो होती है उसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। सीधे धारावाही चालक के अंदर मान लो ये एक परिनालिका है, तो इस परिनालिका के जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो सारा क्या होगा, समान होगा, क्योंकि इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी वो समांतर होगी, इसलिए इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। तो यहां लिखेंगे एक समान। इसके बाद में आते हैं हम बी सेक्शन में, जो हमारे दो नंबर के क्वेश्चन थे। सबसे पहला था जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की क्या भूमिका है? जीवाश्म की क्या भूमिका है? तो जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म को देखकर हम उस जीव की बाहरी आकृति का पता लगा सकते हैं। हम जीवाश्म को, जो हम काफी पुराने हमारे जीवाश्म है, उनकी आकृति का पता लगा सकते हैं। ये पता लगा सकते हैं कि पहले किस प्रकार के जीव पाए जाते थे, तो अपने हिसाब से दे सकते हैं। जीवाश्म से उस जीव की आयु का पता लगाया जा सकता है, उस जीव की कितनी आयु वगैरह रही होगी उसका पता लगा जा सकता है। ये कितने साल यहाँ से पहले यहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद थे, तो इनका पता लगाया जा सकता है। तो सिंपल था। मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? हमारे अंदर यानी मनुष्य के अंदर दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? तो हमारा दायां तथा बायां बंटवारा ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से रोकने में सहायता है। एक तो इसके दो कक्ष, एक दायां भाग और एक बायां भाग होता है, जो एक तो क्या करता है, शुद्ध रक्त को बहाता है और दूसरा अशुद्ध रक्त को, तो उसको आपस में मिलने से रोकता है। और साथ में ही इस प्रकार के बंटवारे से शरीर को उच्च दक्षता पूर्वक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। इसमें हमें क्या होती है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो क्या करता है, आसानी से ऑक्सीजन, अगर हमारा द्वीप परिसंचरण तंत्र है तो वो ऑक्सीजन को उचित समय पर और उचित मात्रा में पहुंचा देता है। पक्षी तथा स्तनधारी जैसे जीवों में बहुत लाभदायक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब लगातार इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे शरीर में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न था मेंढक तथा छिपकली के समजात अंगों का चित्र बनाइए। तो ये था मेंढक और छिपकली के समजात अंग। समजात अंग कौन से होते हैं, ठीक है, तो समजात अंग जो दिखने में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न था परितंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता किसे कहते हैं, समझाइए। परितंत्र में उत्पादक हमें वे पता ही है, वे जीव लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गई, जल्दबाजी में आपको जल्दी। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश, सूर्य के प्रकाश द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल। और बात करें वे जीव जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसके ऊपर, उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं, जैसे जीव जंतु ये हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन था 8वां पर्सन, लो धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बने। चित्र बहुत ज्यादा पूछे थे इस बार, चित्र मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पूछे गए थे। तो आपको क्या करना था, लो धातु की भाप के साथ अभिक्रिया, तो हम इस तरह से दर्शा सकते थे। एक तरफ से हम पानी को, यहाँ पर क्या है, गीले कपड़े को गर्म कर रहे हैं तो पानी भाप बन रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये लोहे को, किसी भी धातु को रख सकते हो, लोहे को मान लो एक हमने टुकड़ा रख दिया है, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर गर्म होने पर इसके ऊपर अभिक्रिया कर रहा है इससे। तो ये इस तरह का आप चित्र बना सकते थे। जरूरी नहीं ऐसा आप पानी को गर्म करते उससे जो भाप निकल रही है वहां पर भी आप लोहे को दर्शाकर बना सकते थे, जरूरी नहीं है इसी तरह का चित्र बनाए दे। फिर इससे अगला फिर से एक और चित्र पूछ रखा था, लवण के विलयन की चालकता की जांच नामांकित चित्र बनाइए। लवण की, तो हम क्या करेंगे, लवण का विलयन लेंगे और उसके चालकता की जांच करेंगे। यहां पर हमने लवण का विलयन ले रखा है, यहां अम्ल का नहीं है, ध्यान रखना, लवण का विलयन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह का चित्र बना देंगे। जब यहां पर बताएंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तो अगर ये लवण है
तो ये क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा। तो विद्युत का चालन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा चित्र था, आपको क्या बताना था, एक कॉर्क लगा के और दो इसको एक बैटरी से और एक बल्ब से जोड़ के आपको बताना था। फिर से आपको क्या है, एक और चित्र पूछा गया था, लगातार डायग्राम पर डायग्राम। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वॉच ग्लास में इकट्ठे होने वाले उत्पादक का नाम सहित चित्र बनाइए। तो हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसकी राख यहाँ पर इस वॉच ग्लास में यानी चीनी मिट्टी के बर्तन में यहाँ पर बसती है। तो इसका नाम था सबसे पहले मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम है ये मैग्नीशियम लिखा हुआ है, ध्यान रखना, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा पदार्थ होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये चित्र जो था इसके ऊपर हम क्या कर सकते थे, एक रिबन को यहाँ पर जलाते हुए एक मोमबत्ती के पास या किसी भी बर्नर के पास लेकर जाते हैं और उसको जलाते हैं तो यहाँ पर ये देखो इस प्रकार का पदार्थ बनता है। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न था वो था उष्मा शोषी तथा उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। दोनों की परिभाषा लिखनी थी। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या होता है, उष्मा का भी निर्माण होता है, उसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। दोनों परिभाषा लिखनी थी। अगला प्रश्न था हमारा तन्यता को परिभाषित कर सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। तन्यता किसे कहते हैं, तो धातु को पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। किसी भी धातु के पतले तार के रूप में उसको खींच सकते हैं और किसको कितना ज्यादा खींच सकते हैं वो कहलाती है, उसकी क्षमता कहलाती है तन्यता। और सबसे अधिक तन्य धातु हमें पता है कौन सा है, सोना। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न था, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखते थे। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा था आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिर होता है या स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, sin i बटे sin r बराबर, हम यहाँ स्थिरांक लिख देते। तो इस तरह का प्रश्न था। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर पे प्रश्न पूछा गया था, हालांकि ये थोड़ा बड़ा प्रश्न था, 2 नंबर के हिसाब से नहीं था, फिर भी आपको दिया था श्रेणी क्रम संयोजन में 4 प्रतिरोध R1 R2 R3 R4 तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। यानी सूत्र कैसे बनेगा, सिर्फ सूत्र नहीं लिखना था, सूत्र को व्युत्पन्न करने का तरीका लिखना था। तो हमने यहाँ पर 4 प्रतिरोध लिखे, R1 R2 R3 R4, इनका विभांतर सबका क्या होता है, अलग अलग, और इसके अंदर क्या है, V वॉट से इसको जोड़ा गया है। तो हमने 4 प्रतिरोध माने R1 R2 R3 R4, इनका विभांतर V1 V2 V3 V4 माना है। प्रत्येक में धारा I बहेगी क्योंकि समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान होती है। तो कुल विभांतर कितना होगा, चारों को जोड़ देंगे। अब हम ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो पहले प्रतिरोध में विभांतर V1 बराबर IR1, दूसरे में V1 V2 बराबर IR2, तीसरे में V3 बराबर IR3, चौथे में V4 बराबर IR4। इन चारों का मान समीकरण 1 में रख के जोड़ देंगे तो I हमारा कॉमन आ जाएगा। जैसे हमने 3 के लिए किया कर रखा था वैसे हमें 4 के लिए करना है। I कॉमन लेके इसको भाग में भेज देंगे, इधर R1 R2 R3 R4 आ जाएगा। अब V बटे I क्या होता है, R होता है, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और इस तरह से हम इसको कर देंगे। तो ये था इसका ये। नेक्स्ट हमारा एक न्यूमेरिकल था, एक 4 ओम प्रतिरोधक में 10 एम्पियर की धारा 2 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा। तो यहाँ पर प्रतिरोध 4 ओम है, विद्युत धारा 10 एम्पियर और t बराबर था 2 सेकंड। आपको क्या करना था, इसकी ऊष्मा ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर आपको देखो I और R और t में संबंध वाला सूत्र लगाना है। 3 सूत्र है हमारे पास, तो I स्क्वायर RT लगाएंगे क्योंकि हमें I पता है, R पता है और t पता है। तो I स्क्वायर, I का मान 10 है, इसका स्क्वायर करके रखेंगे तो 100 इंटू 4 इंटू 2, कुल गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 800 जूल। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल। नेक्स्ट था परिनालिका क्या है, परिनालिका में विद्युत चुंबक कैसे बना सकते हैं, परिनालिका को विद्युत चुंबक कैसे बना सकते हैं। तो परिनालिका किसे कहते हैं, पास पास लिपटी विद्युत रोधी तांबे की तार के अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। पास पास लिपटी विद्युत रोधी तांबे की तार की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसका एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तरह तथा दूसरा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। और जब इसके अंदर विद्युत चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे की रोड को रख देते हैं तो ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विद्युत द्वारा बने चुंबक के कारण इसको कहते हैं विद्युत चुंबक कहते हैं। इस तरह की हमने इसके अंदर भाषा लिख रखी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सी टाइप के जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे वो थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान होने वाली 3 घटनाएं। जो 3 घटनाएं कौन सी होती है, सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण, दूसरा क्या किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, और तीसरा होता है
कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। तो ये आपको आंसर तीनों नियम वो प्रोसेस लिखने थे। आगे है गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्य प्रणाली को समझाइए। फेफड़ों की कार्य प्रणाली आपको सीखनी थी कि फेफड़े किस तरह से हमारा क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, गैसों का विनिमय, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, सॉरी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर देते हैं, निष्कासन कर देते हैं। इसका प्रोसेस लिखना था। जो हमने श्वसन तंत्र में अच्छे से पढ़ रखा है वही लिखना था कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, वायु हमारे क्या होती है, सांस नली श्वसनी और श्वसनिका से होते हुए हमारे फुफ्फुस में पहुंचती है, जो क्या होती है कुप्पिकाओं के तक पहुंचती है। और कुप्पिकाओं में क्या होती है, रक्त वाहिनियां होती है, जो क्या करती है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर छोड़ती है और वहां से ऑक्सीजन लेकर चली जाती है। तो इस तरह से आपको 3 नंबर के हिसाब से डायग्राम विद आप लिख बना सकते थे। आगे है पैलिनेरिया का चित्र बनाकर विकासीय संबंध में जीवाश्म के महत्व को। आपको पाइनेरिया का एक सिंपल सा जैसे हमने डायग्राम था, ठीक है, उस तरह का आपको डायग्राम बना के उसकी 2 आंखें और छोटा सा लंबा सा जीव था, उसका आपको चित्र बनाना था और विकास यानी विकासीय संबंध के बारे में, यानी जीवों का विकास कैसे हुआ उसके संबंध में आपको इसका लिखना था। नेक्स्ट था मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकर्ण को आरेख चित्र द्वारा समझाना था। एक विकल्पी जोड़े को आपको क्या करना था, सिंपल एक संकर संकर्ण को आपको यहां पर समझा सकते थे। एक विकल्पी जोड़े का मतलब एक संकर संकर्ण को आपको समझाना था। यहां पर एक संकर संकर्ण को आपको क्या करना था, समझाना था विद डायग्राम आपको। नेक्स्ट प्रश्न था यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, और कोई भी आप एक उदाहरण दे सकते थे। इसके साथ में एक और प्रश्न था, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। एक रासायनिक समीकरण दी हुई थी, आपको संतुलित करना था। तो वैसे तो आपने संतुलित कर दिया होगा, नहीं तो हम यहाँ पर करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 3, यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पर अगर 2 की गुणा कर दे तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6, और यहाँ पर 3 की गुणा कर दे तो 6। ऑक्सीजन कितने हो गए 3, तो यहाँ पर हम 3 की गुणा करते हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए 3, तो 3 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ भी 3 कर दो। यहाँ कॉपर 3 हो गए, तो ये शायद मेरे हिसाब से संतुलित हो चुकी है पूरी अभिक्रिया। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, कॉपर 2 है, कॉपर 3 है, कॉपर 3 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, संतुलित है। दूसरा था अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का निकलना तथा या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और इसके अंदर भी एक समीकरण दे रखी थी जिसको शुद्ध करना आपको संतुलित करना, H2SO4 था यहाँ पे। चलिए देखते हैं, यहाँ Na2 था तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ पे यहाँ कितने हैं 4, ठीक है, और एक ये 5, और यहाँ कितने हैं 4, ये हैं 6 हैं, तो यहाँ पर हम 2 की गुणा कर देते हैं। कितने की 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 ये हैं, 2 ये हैं 4, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, ठीक है, कंप्लीट होगी शायद मेरे हिसाब से इतने में ही संतुलित होगी H2SO4। यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा एक बार चेक कर लीजिए, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 ये रे और 4 ये रे 6, यहाँ पर 4 ये 2 ये 6, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 2 ये रे और 2 ये रे 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2 ये रे 2 रे 4, सल्फर कितने हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर भी सल्फर 1 है। तो इस तरह से हमने संतुलित कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा था। नेक्स्ट था हमारा प्रश्न विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर कार्य प्रणाली। आपको कई बार मैंने बताया था विद्युत मोटर का, यहाँ पर आपको सिर्फ चित्र बनाना था और इसकी कार्य प्रणाली विद्युत चित्र आपको समझानी थी और कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, सिर्फ इसका सिद्धांत लिखना था, कार्य प्रणाली और चित्र बनाना था, और आपको 3 नंबर पूरे मिलते। अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक का चित्र बनाकर उत्पन्न बल को ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना था, बाएं हाथ का नियम लिखना था। किसका, बाएं हाथ, वाम हस्त यानी बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम क्या होता है, जब हम क्या करते हैं इसको चुंबकीय क्षेत्र में हमारे तर्जनी को और मध्यमा को कहां इसको रखते हैं विद्युत धारा की दिशा में, तो अंगूठा किसकी दिशा दिखाता है, बल की दिशा दिखाता है। ये हमें दक्षिण हस्त नियम लिखना, सॉरी वाम हस्त नियम लिखना था फ्लेमिंग का। और आपको क्या विद्युत क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक का चित्र बनाना था। जो एक चुंबक को लटकाते हैं ना, एक एल्यूमिनियम की रॉड को लटका देते हैं और फिर उसके बाद में उसके पास चुंबक को लेके जाते हैं, वो वाला डायग्राम यहाँ पर बनाना था। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न था उसके अंदर हमारा बात करें तो डी सेक्शन के अंदर जो 4 नंबर के प्रश्न थे, सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण लिखना था। कोई भी आप उदाहरण लिख सकते हैं प्रतिवर्ती क्रिया का। दंतों में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ, इसका कारण क्या है वो भी आप पता है कि अचानक से हार्ट जड़ जाएगा, मस्तिष्क सूचना पहुंचेगी तो नुकसान हो सकता है। प्रतिवर्ती चाप का एक चित्र बनाना था। इसके ऑप्शन में बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था,
अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम, दोनों हार्मोन के नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यानी मादा लिंग हार्मोन के आपको नाम लिखने थे दोनों ही। उसके बाद था किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य लिखना था, किसी भी दो अंतःस्रावी का कार्य लिख सकते। यहां तक आपको कम से कम थायराइड ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि तो याद होगी ही होगी। थायराइड ग्रंथि कौन सी, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है, जो हमारे क्या होती है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। और दूसरा कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि, जो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है, जो हमारे क्या होता है, रक्त में ब्लड के अंदर क्या है, शर्करा को नियंत्रित करता है, शुगर को नियंत्रित करता है। या फिर आप किसी और की याद थी, यानी पीयूष ग्रंथि आप लिख सकते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये क्या करता है, पिट्यूटराइन हार्मोन का स्रावण करती है, जो हमारी लंबाई और वृद्धि में सहायक होता है। इस तरह से आप लिख सकते थे। और इसका था मादा अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्थित नामांकित चित्र बनाइए। मादा अंतःस्रावियां कौन कौन सी कहां पर स्थित है, उसका बस आपको चित्र बनाकर आइडिया बनाना था। और मैंने सब में आपको बता रखा था, कौन सी स्थिति का स्थान बता रखा था, उसका कार्य बता रखा था, कौन सा रोग होता है, सब कुछ आपको बता रखा था। तो आपने अगर वो किया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर का एकदम सिंपल प्रश्न था यहाँ पे। ये तो मेरे हिसाब से किसी ने 4 नंबर अगर एक छोटा सा भी थोड़ा बहुत याद होगा तो नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले था जिप्सम, विरंजक चूर्ण, इनको सही सुमेलित करना था। जिप्सम क्या होता है, H2O आता है। जिप्सम में क्या आता है, H2O। तो ये हमारा क्या हो जाता, 4 नंबर। इसके सामने कौन सा आता, इसके सामने आता हमारा 4 नंबर। दूसरा है विरंजक चूर्ण, CaOCl2 होता है, यानी इसके सामने आता हमारा 3 नंबर। इसके बाद में बेकिंग सोडा, ये तो पता ही होगा, 1 नंबर, NaCO3। और लास्ट था प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ये आ जाता हमारा दूसरे नंबर। कौन सा, सेकंड नंबर। एक आपको मैं बात बताऊं, यहाँ पे इस क्वेश्चन से अगर आपको ये क्वेश्चन आता है ना, तो हमने शुरू में कहा था क्रिस्टल जल किस में उपस्थित नहीं है, सेम ही ऑप्शन दे रखे थे, वहां पर भी बिल्कुल सेम ऑप्शन दे रखे थे। वो आप वहां से भी कर देख सकते थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कौन सा, यहाँ पर एक विरंजक चूर्ण यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रखा है, वहां पर विरंजक चूर्ण की जगह एक्स्ट्रा था। यहाँ पे हमें सूत्र अगर बेकिंग सोडे का पता है ना, तो बेकिंग सोडा ये रहा, देखो इसमें कहा क्रिस्टलन जल नहीं आ रहा है H2O, तो इसलिए क्या है, ये है H2O है यहाँ पर। और इसके साथ में एक और प्रश्न था, क्या था, जब साधारण नमक को जलीय विलयन में विद्युत अपघटन कराया जाता है, साधारण नमक को NaOH को क्या किया जाता है, अपघटन किया जाता है, किसके साथ, H2O के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 गैसें बनती है, हमें अच्छे से याद है वो 2 गैसें कौन सी है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। कौन सी होती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया वही लिखनी थी, सिर्फ क्लोर क्षार ही आपसे पूछा था। तो फटफट की ध्वनि की आवाज आती है, कौन सी बताती है, हाइड्रोजन गैस जो बनती है वो फटफट की आवाज आती है, साथ में क्लोरीन गैस। और वाई क्या करता है, जल के कीटाणु मुक्त करने में, यानी क्लोरीन गैस आपको पता है जल को शुद्ध करने में काम आती है। विरंजक चूर्ण में कौन सी होती है, क्लोरीन गैस से ही तो बनता है। तो एक्स और वाई में होने वाले कौन सा होगा, एक्स और वाई कौन सी गैस होगी, उनके नाम लिखने थे। बस बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, आप इसको आसानी से कर सकते थे। और नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, अगला जो हमारा प्रश्न था वो था उपरोक्त सारणी के आधार पर हाइड्रोजन की आयन सांद्रता के आधार पर इनको क्रम में लिखना था। कौन सबसे पहले आएगा, सांद्रता के घटते क्रम में, यानी सबसे ज्यादा सांद्र है वो सबसे पहले आएगा, फिर कम वाला, फिर उससे कम वाला। सबसे ज्यादा सांद्रता किसकी है, यहाँ पर 1 नंबर सबसे ज्यादा सांद्रता, जिसका जितना अम्लीय ज्यादा होता है उसके में हाइड्रोजन आयन उतने ही ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा नंबर कौन सा आएगा, 2 नंबर। फिर उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर। और ये आ जाएगा चौथे नंबर पे, ये क्या आ जाएगा, चौथे नंबर पे। 1 नंबर पे आएगा हमारा कौन सा, जठर रस। दूसरे नंबर पे नींबू का रस। तीसरे नंबर पे सिरका। और चौथे नंबर पे टमाटर का रस आ जाएगा। और इस तरह से हम कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट देखते हैं, एक सोडियम यौगिक X जो तनु HCl के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल गैस V प्राप्त होती है। X का पाव रोटी या ब्रेड मुलायम स्पंजी बनाने में, तो ब्रेड का स्पंजी बनाने में किसका यूज होता है, हमें पता है NaHCO3 का होता है। किसका, NaHCO3। इसकी अभिक्रिया में HCl से करानी है। तो हमने पढ़ रखा है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया, तो क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है और CO2 बनती है। कौन सी गैस बनती है, CO2। यही पूछा हुआ था, गैस कौन सी है, वो V गैस CO2 है। और X कौन सा है, ये हमारा X है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। अब आगे पूछा हुआ है, वाई चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के पानी को दूधिया करने में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये हमें इस तरह से करना था, इसका आंसर था, ये बहुत ही सिंपल सा था। नेक्स्ट प्रश्न था, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है,
मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण पूछा हुआ है, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। सिर्फ आपको ये करना था, वहां पर मिलती है, आप साथ में चित्र भी बना देते तो इस तरह का चित्र हम बना सकते थे। ये मान लो प्रकाश किरण आ रही है, यहां से जा रही है, ये जाके दूसरी प्रकाश किरण ये यहां से जा रही है, तो जिस बिंदु पर मिल रही है इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। आपको सवाल दिया हुआ था एक, 4 सेंटीमीटर बिंब 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल से 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। आपको क्या हुआ है, 4 सेमी यानी h बराबर आपको दे रखा है, ये फोकस दूरी f दे रखा है और अवतल दर्पण से 18 दूरी पर वस्तु रखी है f दे रखा है। ये आपको मान दे रखे हैं, मैं बता देता हूं आपको, यहां पर ये आपका दे रखा है, ये h है, ये क्या है, ये f है, और अवतल में f क्या होता है, अवतल की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, तो माइनस में f आएगा, और ये है u तो आपको पता है माइनस में रहता ही है। आपको क्या करना था, एक तो v का मान ज्ञात करना था, सीधा हमें दर्पण सूत्र लगा के v का मान ज्ञात करना था। थोड़ा सा आगे और पूछा हुआ था, अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस f तथा वक्रता केंद्र c के मध्य स्थित का प्रतिबिंब दे, यानी आपको क्या करना था, अवतल के लिए जब हमारा c और f के बीच में वस्तु है, ये c और f के बीच में वस्तु को रख के हमें एक प्रतिबिंब चित्र बनाना था। इस तरह से क्या करना था, प्रतिबिंब चित्र बनाना था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते थे, चित्र बना सकते थे। यहां से एक हमने मुख्य फोकस से प्रकाश किरण भेज दी, जो यहां से ये आएगी, दूसरी हमने कहां से भेजी, दूसरी हम किसी से भेज सकते हैं, यहां से एक तो मुख्य फोकस से भेज दी और एक यहां से आएगी जो मुख्य फोकस से आएगी। तो ये कहां बनेगा, यहाँ पे C से परे बनेगा, हमें ट्रिक से याद है, C से परे बनेगा। इस तरह से हमें चित्र बनाना था ये, ठीक है, और साथ में ये अंकित पर्सन करना था, तब हमें क्या मिलते, पूरे 4 नंबर मिलते। इसी के हाथों में भी था। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने या इकट्ठा करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। अगर एक डॉक्टर कहता है 2D क्षमता का संशोधन है, यानी आपको P बराबर दे रखा है 2D, तो F बराबर ज्ञात करना है। F बराबर क्या, P बराबर क्या होता है हमें पता है, P बराबर होता है 1/f। यहाँ पर F का मान निकाले तो 1/p, P का मान कितना है 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारा आ गया फोकस दूरी। आपसे क्या पूछा था, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी हमने ज्ञात कर दी, लेंस के क्षमता का सूत्र लिख दिया। किस प्रकार का लेंस है, किस प्रकार का लेंस है, तो ये लेंस क्या आ रहा है, प्लस में, तो प्लस में दूरी किस में होती है, यहां प्लस का 2D है तो F का मान प्लस में आएगा, और F का मान प्लस में किस में आता है, उत्तल में। तो ये किस प्रकार का है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, सॉरी लेंस की बात की है तो लेंस कौन सा होगा, हाँ उत्तल होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल, क्योंकि प्लस में फोकस दूरी उत्तल लेंस की होती है। आगे पूछा हुआ था इसके अंदर, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना दर्शाने के लिए कोई एक किरण चित्र बनाई। कोई भी एक किरण चित्र बना सकते थे जिसमें अवतल लेंस द्वारा कोई चित्र बने। अवतल लेंस को अनंत पर वस्तु रख के बना सकते थे, अनंत से पहले रख के, अनंत से यानी वस्तु दर्पण के पास में रख के बना सकते थे। तो इस तरह से आप इसको बना सकते थे। तो ये था आपका विज्ञान का पूरे पेपर का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपने पेपर बिल्कुल सही किया होगा, अपने आंसर मिला लिए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलेंगे फिर से आपके नए जो पेपर होने वाला है उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।